Next topic is development of plant layout. For the development of plant layout, the following methods may be used. There are total six methods that will used for the development of a plant layout. Development means जो हमारे पास प्लांट लेआउट है, ठीक है, या तो वो पहले से एग्जिस्ट होगी उसको इम्प्रूव करना है, या कोई नई लेआउट है उसको हमने सेटअप करना है, उसके लिए इन मेथड्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये सिक्स मेथड है, इनको कहाँ पे यूज करना है? मान लो यहाँ आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेआउट है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो सके कंपनी की या इंडस्ट्री की। ठीक है, तो ये सिक्स मेथड यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपको कोई नई कंपनी चलानी है, शुरू करनी है, उसके लिए लेआउट तो नहीं शुरू होगी, तो उसमें ऑलरेडी आप जो इम्प्रूव्ड लेआउट है उसको ही यूज करो। ठीक है, जो कन्वेंशनल पहले हम यूज करते थे उसको ना यूज करके कन्वेंशनल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई लेआउट्स आ रही है, उनको यूज किया जाए। So first method is process flow charts. They show how different components part assemble in sequence of operations to form sub-assemblies, which in turn led to assemblies. इसमें क्या है कि जो हमारे different components हैं, ठीक है, मान लो आपके पास कार है, कार मैन्युफैक्चरिंग जो कार बनती है, ठीक है, उसमें कार में देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर नहीं होते, अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और बाद में एक लेआउट के ऊपर उनको असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो जब एक मान लो गाड़ी में 50 पार्ट है, ठीक है, 50 पार्ट को असेंबल करना है, उसमें से सिर्फ 20 पार्ट्स हमारे असेंबल हुए हैं, 20 पार्ट्स को हम पूरी असेंबल्ड बॉडी नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे सब असेंबली। ठीक है, फिर सब असेंबली आपस में मैच करेंगी और क्या बनाएंगी? फिनिश्ड प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। तो आपका जो प्रोसेस फ्लो का मीनिंग क्या है कि कौन सा कंपोनेंट पहले मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, और किस तरीके से उसको असेंबली की जाएगी, सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस बताएगा। इस मेथड में क्या है, ये एक मेथड है जो हमें क्या बताएगा? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बताएगा, कौन सा ऑपरेशंस पहले परफॉर्म होना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, फिर उनको बाद में किस तरीके से असेंबल करना है। ठीक है, सब असेंबलीज बनेंगी, फिर सब असेंबलीज को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकंड मेथड इज मटेरियल मूवमेंट पैटर्न्स। The flow pattern of materials in process is traced and layout is built around. तो इसमें क्या है, देखो आपके पास मटेरियल्स इन प्रोसेस मींस क्या है? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। मटेरियल्स इन प्रोसेस मींस अभी वो ना तो वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, ना तो वो अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बने हैं, उनको हम बोलते हैं मटेरियल्स इन प्रोसेस। तो हमारे पास क्या होता है? रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल के ऊपर एंटर हुआ, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, कुछ पार्ट हमारा रेडी है और कुछ ऑपरेशंस अभी बाकी है। ठीक है, और जब सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे इसको हम बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो हमारा बीच में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट और मटेरियल इन प्रोसेस। अभी जो हमारा मटेरियल है इन प्रोसेस है, मींस प्रोसेस के बीच में अभी चल रहा है, अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना और रॉ मटेरियल भी नहीं रहा। रॉ मटेरियल क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो उसका फ्लो पैटर्न है, फ्लो पैटर्न मींस कौन सी मशीन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस कैसे करेंगे? ब्लूप्रिंट से। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है ऑपरेशंस की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस लेआउट को मींस उस प्रोडक्ट को देखेंगे कि कौन सी मशीन के ऊपर अभी वो चल रहा है, उसको ट्रेस करेंगे और जो लेआउट है उसके अराउंड बनाएंगे, उस मशीन के अराउंड हम एक लेआउट बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मटेरियल मूवमेंट पैटर्न। थर्ड वन क्या है? लेआउट एनालॉगस। तो इसमें क्या है, देखो इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती है।
फर्स्ट इज टू डायमेंशनल कटआउट्स और टेम्पलेट्स और थ्री डायमेंशनल मॉडल। ठीक है, या तो आपके पास टू डायमेंशनल मॉडल्स होंगे या थ्री डायमेंशनल मॉडल्स होंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टू डायमेंशनल कटआउट्स और टेम्पलेट्स। They are used to develop plant layout. They are two-dimensional or block templates made up of cardboard, colored paper, or celluloid. They are made to scale and are based on the scaled outline plan on the of the building. Templates or cutouts show the plan of the various facilities and the building. तो इसमें क्या है, देखो आपके पास एक प्लेन कोई पेपर होगा, उस प्लेन पेपर के ऊपर आप कार्डबोर्ड लोगे। ठीक है, कार्डबोर्ड के आप पीस लोगे छोटे छोटे, इस तरीके से उन कार्डबोर्ड के जो पीसीज है उनको आप प्लेस करोगे उस पेपर के ऊपर, और वहां पे आप क्या बनाओगे, इसकी लेआउट बनाओगे। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, मान लो ड्रिलिंग है तो फर्स्ट कार्डबोर्ड के ऊपर आप लिखोगे ड्रिलिंग, सेकंड में अगर मिलिंग है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपके पास क्या है, लेथ के ऊपर टर्निंग होना है, ठीक है, कोई बोरिंग ऑपरेशन है, कोई शेपिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन है। ठीक है, शेपिंग के बाद क्या आ सकता है, पेंटिंग, पेंटिंग होनी है। पेंटिंग के बाद क्या है, पैकेजिंग होनी है। ये क्या है हमारा पेंटिंग, और यहाँ पे क्या है पैकेज। पैकेज के बाद क्या होगा, आपका रेडी है वो डिस्पैचिंग के लिए, कहाँ पे, मार्केट में आपको उसको डिस्पैच करना है। तो इस तरीके से आप एक पेपर के ऊपर कार्डबोर्ड की हेल्प से उसकी लेआउट को बनाओ, उसको डेवलप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, एक कंपनी है जो पिछले एक साल से एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस लेआउट होती है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और क्वांटिटी क्या है उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, लेआउट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बट कभी अगर कोई थोड़ा सा भी डिजाइन चेंज हो गया या डिजाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट की कंपनी ने, ठीक है, या डिमांड इस तरीके से आई कि इस जो एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्ट है उसमें ये चेंज होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी लेआउट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम इस कार्डबोर्ड की हेल्प से क्या देख सकते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है, ओके, और कौन सा ऑपरेशन कितने नंबर के ऊपर परफॉर्म करना है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड की हेल्प से एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कटआउट। तो इसमें क्या देखो टू डायमेंशनल कटआउट्स है, कि जैसे हमने ड्रिलिंग दिखाया, तो ड्रिलिंग में हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कितनी मशीन्स होंगी, ड्रिलिंग की कितनी मशीन्स है एक सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मिलिंग, यहाँ पे मिलिंग कितनी मशीन्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, वो सिर्फ इसमें क्या दिखा सकते हैं, टू डायमेंशनल। अगर हम थ्री डायमेंशनल मॉडल ले आए तो उसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल कटआउट्स और टेम्पलेट्स। टू डायमेंशनल में क्या है, दे शो द एक्चुअल फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या बताएगा कि कितना स्पेस यूटिलाइज करेगा कोई लेआउट। मींस अगर ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग में हमें कितनी मशीन चाहिए, एक मशीन कितनी स्पेस कवर कर रही है, तो 4 मशीन कितनी स्पेस कवर करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट मिलिंग है, एक मिलिंग मशीन कितनी स्पेस कवर कर रही है, तो वहां पे हमें दो दो मिलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है या 3 मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक्चुअल में हमें क्या बताएगा, स्पेस यूटिलाइजेशन। The templates can be placed and attached with the tape either on the board or on the cross-hatched surface or on a graph paper, thus being known as graphic technique. तो आप जो हमने कटआउट्स बनाए थे, टेम्पलेट्स बनाए थे, आप उसको बोर्ड के ऊपर टेप के साथ अटैच कर सकते हो, उसको चिपका सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या है आपका, उस टेक्निक को हम बोलते हैं ग्राफिक टेक्निक। These templates have flexibility in use and can be moved on the graph paper from place to place in order to evaluate various physical positions for the different machines. तो इसमें क्या देखो हमने डिस्कस किया कि हमने कार्डबोर्ड की हेल्प से यहाँ पे मशीन्स का डिस्क्रिप्शन बोल दिया कि यहाँ पे ड्रिलिंग है, यहाँ पे मिलिंग है, यहाँ पे लेथ है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट आप मीनिंग को उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, या मीनिंग को आप फर्स्ट नंबर पे भी लेके आ सकते हो। तो इसका ये क्या है, ये आपको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए उसकी लेआउट को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेजेस क्या है, टू डायमेंशनल टेम्पलेट्स की, दे आर द लीस्ट कॉस्टली, बिकॉज इसमें क्या है, सिर्फ कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। दे कैन रीडली इंटरप्रेटेड एंड फॉलोड बाय टेक्निकल हैंड, तो इसमें क्या है आपको कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसको इजीली रीड किया जा सकता है। इंटरप्रेट इंटरप्रेट में क्या होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है, इंटरप्रेशन उसकी कर सकते हो इजीली। डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी मेड, तो आप इसमें क्या है, देखो इस लेआउट की आप डुप्लीकेट कॉपीज भी बना सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, नॉन टेक्निकल पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प द क्लियर पिक्चर, अब जिसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे लेआउट बनाई है, जो जो टेक्निकल बंदा होगा या जो मैकेनिकल फील्ड का है, उसी को इस लेआउट का पता चलेगा, ठीक है। बाकी जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनको इस, अगर आप उनके सामने ये लेआउट रख दोगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस चीज को इजीली रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओवरहेड फैसिलिटीज कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, तो जहाँ पे ओवरहेड मींस जहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, वो हम इसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते या विजुअलाइज इसमें नहीं हो सकते, बिकॉज ये क्या है, टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल में आपको जो एक मशीन है, ठीक है, उसके अंदर ले जो फीचर्स है, इंटरनल फीचर्स है, आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास 3D मॉडल नहीं आए, ठीक है। तो इंटरनल जो फैसिलिटीज है वो आप इसमें विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, बस आप इसकी लेआउट को विजुअलाइज कर पाओगे कि एक डिपार्टमेंट में कितनी मशीन। Next is three-dimensional models. They are scale models of a facilities and more near to the real situations as besides length, width, they show the height of the facility also. अब देखो इसमें क्या है, आपके पास लेंथ एंड विड्थ तो है ही थी। अब जो टू डायमेंशनल मॉडल था उसमें आप एक डिपार्टमेंट, मान लो आपके पास ये चार डिपार्टमेंट, ठीक है, इसकी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है मान लो, और ये विड्थ है, तो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते थे कि लेंथ और विड्थ कितनी है टू डायमेंशनल में, और टू डायमेंशनल में आप इसकी हाइट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। जो अगर आपको हाइट को डिस्क्राइब करना है तो आपको कौन सा मॉडल लेके आना पड़ेगा, थ्री डायमेंशनल मॉडल। जैसे हम घर बनाते हैं, या आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोई एमएनसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, होटल्स होते हैं, ठीक है, होटल के जब हम रिसेप्शन में जाते हैं तो होटल का कई बार देखा है कि हमने वहां पे एक मॉडल पड़ा होता है, 3D मॉडल, ठीक है, उसमें जो भी उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं, इंटरनल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उस मॉडल में डिस्क्राइब किया होता है कि किस तरीके से हमारा होटल बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, आपके पास 3D मॉडल, तो उसमें आप क्या देख सकते हो कि कितना आपके जो रूम्स हैं, ठीक है, कितने उनकी स्पेस होगी, क्या क्या उसमें एक रूम में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें उसमें 3D मॉडल में एक्सप्लेन होती है। उसी तरीके से जो आपकी लेआउट है वो 3D मॉडल में ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉडल्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर पर्सन्स हु आर नॉट फेमिलियर विद द प्लांट लेआउट प्रैक्टिस, मींस जिसको प्लांट लेआउट की नॉलेज नहीं है 2D में, उसको मॉडल से हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉडल्स आर मेड अप ऑफ वुड और डाई कास्ट प्लास्टिक, और जो मॉडल्स हैं किस मटेरियल के बना सकते हैं हम, या तो वुड के बने हो सकते हैं या प्लास्टिक के। दे शो माइनर डिटेल्स एंड कैन बी माउंटेड ऑन अ थिक प्लास्टिक शीट एक्टिंग एज द फ्लोर प्लेन, और जो माइनर डिटेल्स हैं, छोटी से छोटी डिटेल भी हम 3D मॉडल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, माइनर डिटेल्स को 2D मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। Models are used mainly to develop floor plans and elevations. Models can be made for production machines, workers, material handling equipment, or any other facility. Models are much more effective
and fast as compared to drawing or templates, especially multi-story plant layout to be designed. अब आपके पास देखो, आपने मल्टी स्टोरी घर बनाना है, ठीक है। मान लो आपके पास टू स्टोरी आपका हाउस है, ठीक है। तो आप ड्राइंग के ऊपर, एक ही ड्राइंग के ऊपर दोनों फ्लोर, दोनों जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, उसकी लेआउट को आप एक ही डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा कि हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किस तरीके से हमारे रूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बेडरूम है, ठीक है, कहाँ पे हमारा स्टोर रूम है, कहाँ पे वॉशरूम है। जैसे हम मैप बनाते हैं ना, नक्शे बनाते हैं घर के, ठीक है, उस तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसकी आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो आप ड्राइंग के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का आप ड्राइंग के ऊपर नहीं बना सकते। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लेआउट दिखाने के लिए आपको 3D मॉडल ही यूज करने पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपकी कंपनी है, उसमें 5 स्टोरी कंपनी है, या कंपनी है जो उसका लेआउट है वो क्या है आपका 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3D मॉडल ही बनाना है। Multi-story models can be made of graphite, clear plastic. तो एक क्लियर प्लास्टिक का मीनिंग क्या है, जिसमें से सब कुछ विजिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। कि अगर मान लो हम वुड का बना देंगे, मान लो ये कोई मॉडल है, ठीक है, इस तरीके से आपकी लेआउट का कोई मॉडल है, अगर हमने वुड का इसको बना दिया तो इसके इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं विजिबल होगा, तो उसको विजिबल करवाने के लिए क्या है, हमें एक क्लियर प्लास्टिक या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम 3D मॉडल्स को बना सकते हैं। मॉडल्स too expensive have resulted in substantial saving in laying out of chemical factories and refineries. तो एग्जांपल दे रखी कि केमिकल फैक्ट्रीज हैं या रिफाइनरीज हैं, उनका जो मॉडल बनता है वो 3D मॉडल से ही हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है 3D मॉडल की, लेआउट इज इजियर फॉर द लेमैन टू अंडरस्टैंड। जैसे कोई लेमैन है, मीन जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो 3D मॉडल से उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। लेआउट कैन इजीली बी एक्सप्लेन टू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगी। मॉडल्स कैन बी शिफ्टेड इजीली क्विकली टू स्टडी ऑपरेशनल अरेंजमेंट। जो मॉडल है उसको क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेशनल अरेंजमेंट। ओवरहेड स्ट्रक्चर्स कैन बी इजीली चेक्ड, तो ओवर एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज है उसको भी हम इससे अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। दे कन्वे मोर और लेस रियल सिचुएशन, तो इसमें जो रियल सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, दे रिक्वायर मोर स्टोरेज एरिया एंड दे आर एक्सपेंसिव, तो इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस है कि इसको मॉडल्स को बनाने के लिए रिक्वायर जो स्पेस है या एरिया है वो ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, एंड जो एक्सपेंसिव है, जो इस पे इन्वेस्टमेंट खर्च होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोरिलेशन चार्ट। It involves drawing a grid with rows presenting alternative solutions. Plant items can be ground floor, first floor, or other floors of a multi-story building. After the grid has been drawn, the next step involves applying the constraint and objectives of layout. तो इसमें क्या रहेगा, कोरिलेशन चार्ट में क्या है, आप अपनी जो टोटल लेआउट है, ठीक है, जो आपकी टोटल स्पेस है, आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ग्रिड, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड, जिसमें कुछ रोज भी है और कुछ कॉलम्स भी है, ठीक है। जब हमारा ग्रिड तैयार हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव। कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है, लिमिटेशंस लगानी है। लिमिटेशन मीन मान लो यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स है, या यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, या कोई डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल
The constraint to the layout may be that X cannot be done on first floor या ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो अभी क्या है, X यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दी, उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी कि जो X है, X जो ऑपरेशन है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर परफॉर्म नहीं होगा, एंड Y कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन फर्स्ट स्टोरी, एंड जो Y ऑपरेशन है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस लगा दी। जैसे एक लिमिटेशन क्या है कि W शुड बी डन ऑन सेकंड फ्लोर। जो W है हमारा वो सेकंड फ्लोर के ऊपर ही परफॉर्म होगा। तो आप इसमें क्या है, हम इसमें लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, वो हमने खुद से, जो कंस्ट्रेंट है वो खुद से लगाए। उसका क्या रीजन है, देखो जब आपके पास मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया या उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी कि जो मिलिंग ऑपरेशन है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही परफॉर्म होगा और जो ग्राइंडिंग है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होगा, तो इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि एक तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे मिलिंग के लिए सेकंड फ्लोर के ऊपर जाना है या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है। ठीक है, तो उससे क्या है, क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी इस चीज की, अगर हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि जो ड्रिलिंग मशीन है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही है। ठीक है, तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही होना है, सेकंड फ्लोर के ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए वर्क पीस को नहीं भेजना। तो ये क्या है, लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है जो हम खुद से लगाते हैं ताकि जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट इज ट्रैवल चार्ट। A travel chart, as the name suggests, is a chart or the record of the amount of travel by the material in process while going from machine to machine or from one department to another department. तो ट्रैवल से देखो आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है कि ये इसका ट्रैवलिंग का रूट दिखाएगा कि आपको किस, जैसे ए एंड बी क्या है, दो मशीन है, ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, सी टू एफ है या सी टू डी है। तो इस तरीके से क्या है, एक ट्रैवलिंग रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ट्रैवल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट बिटवीन द सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स। तो जो ट्रैवल की अमाउंट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड, जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द ट्रैवल चार्ट हेल्प्स इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्लांट लेआउट। तो ये जो ट्रैवल चार्ट है ये कब यूज होगा, जब आपके पास कोई ऑलरेडी प्लांट लेआउट है वो एग्जिस्ट कर रही है। इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक लेआउट दे रखी है, उसमें 6 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए टू एफ आपके पास सेक्शंस हैं। सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है कि ए टू बी क्या है, 20 मूवमेंट्स है। ठीक है, और बी टू ए क्या है, 10 मूवमेंट्स। जो प्रोडक्ट ए टू बी है या कोई ए टू बी सेक्शन है उसमें 20 टाइम्स जा रहा है और बी टू ए 10 टाइम्स जा रहा है। बी टू सी क्या है, 15 टाइम्स। ए टू एफ, ए को एफ में कितने बार काम पड़ रहा है, 25 टाइम्स। सी टू डी कितनी बार जा रहा है, 30 टाइम्स। डी टू सी 50 टाइम्स, डी टू एफ 40, ई टू एफ 10 एंड एफ टू ई 15। तो सबकी मूवमेंट्स को हमने लिख दिया कि यहाँ पे कौन कितने टाइम्स के लिए जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट। अब हम उसको क्या करेंगे, एक ग्रिड के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, अब हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ए टू एफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ए टू एफ लिखा, ए बी सी डी ई एफ, और हॉरिजॉन्टली ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ए टू बी कितने मूवमेंट्स हैं, 20, मीन्स ए टू बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, कितनी मूवमेंट्स हैं, 20 मूवमेंट्स, तो हमने 20 लिख दिया। सेकंड है बी टू ए, बी टू ए कितनी मूवमेंट्स हैं, 10 मूवमेंट्स। बी टू सी 15, तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे,
जहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं वहां पे क्या लिखोगे 15। देन A to F, A यहाँ पे है, F यहाँ पे, कितनी मूवमेंट्स है 25, तो 25 आ गया। देन C to D 30, C to D 30, ठीक है। देन D to C 50, D to C 50। तो इस तरीके से हमने सारी लेआउट्स को, सारी मूवमेंट्स को हमने एक डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, देखो अब हमने इसको क्लब कर दिया। देखो A to B कितनी बार जा रहा है, A to B को A to B कितनी बार है 20 टाइम्स, और B to A कितना है 10 टाइम्स। तो हमने उसको क्लब कर दिया। देखो A to B है 20 टाइम्स और B to A क्या है हमारा 10 टाइम्स। तो जाना तो A to B है या B to A है, टोटल कितने हो गए 30 टाइम्स। तो हमने उनको एक जगह बना लिया 30 टाइम्स। नेक्स्ट जैसे B to C क्या है, देखो B to C 15 है, ठीक है, और C to B कोई कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 15 रहा। अब देखो D, यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे D है और यहाँ पे C है। D to C कितने कितने टाइम्स जा रहा है 50 टाइम्स, और C to D कितने टाइम्स जा रहा है 30 टाइम्स। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 80 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने उसको बनाया, ठीक है। तो सभी ऐसे बनाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या देखा, देखो फिगर 4.1 इज सिंप्लीफाइड बाय कंबाइनिंग मूवमेंट्स। तो हमने वो सारी मूवमेंट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सबकी निकल के आ गई कि A to B 30 टाइम्स है, ठीक है, B to C 15 टाइम्स है, C to D 80 है, A to F 25 है, एंड D to F 40 टाइम्स, E to F 25। ये हमने कहाँ से दिखा, ये वाली वैल्यूज कंबाइन करके, ठीक है। According to these figures, maximum number of movements are between department C and D. अब C and D के बीच में क्या है 80 movements हैं। Hence, in the plant layout, these two departments should be side by side. ठीक है, मीन्स अगर देखो मैक्सिमम मूवमेंट किसमें है C एंड D में, तो C एंड D डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए, ताकि उनकी उनकी मूवमेंट क्या है ज्यादा है, इसलिए जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नियरेस्ट होने चाहिए। लेसर मूवमेंट किसमें है D to F, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेसर मूवमेंट क्या है D to F, D to F में क्या है 40। तो उसके बाद क्या है D to F शुड बी लाई क्लोजर टू ईच अदर एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिसमें ज्यादा मूवमेंट है वो सबसे नजदीक हो, उसके बाद 40 है वो नजदीक होने चाहिए, फिर 30 है वो नजदीक हो एक दूसरे के। तो इस तरीके से हमारी जो लेआउट है उस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग लेआउट थी, देखो A to C, A B C D, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग लेआउट थी ये वाली, ये किसमें चेंज हो गई, ये नीचे 4.14 डायग्राम है मॉडिफाइड लेआउट, इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इसमें कन्वर्ट होने का जो रीजन है वो क्या है, देखो डिपार्टमेंट C to D में कितनी मूवमेंट्स थी 80, तो एक एक दूसरे के नजदीक होनी चाहिए। A to B में क्या है 30, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। A to F में क्या है 25, तो मीन्स ये थोड़ा सा घूम के जा सकता है। E to F में क्या है 25, तो ये भी नजदीक बना दिए, ठीक है। अब लेसर किसमें है, देखो B एंड C में 15 मूवमेंट है, और देखो B कहाँ पे है और C कहाँ पे, बहुत दूर है। बहुत दूर हमने इसलिए बनाए क्योंकि इनमें मूवमेंट्स कम है, ठीक है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग लेआउट थी, एग्जिस्टिंग लेआउट क्या थी हमारी ABCDEF, तो उस लेआउट को हमने इस लेआउट में चेंज कर दिया। ये क्या है हमारी मॉडिफाइड लेआउट। तो दैट मीन्स जो हमारा ट्रैवल चार्ट होता है वो एग्जिस्टिंग लेआउट को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू दी मूवमेंट।